मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर इस वीडियो में बात करने वाला हूँ इतिहास 11th क्लास का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है तीन वर्ग। तो चलिए, इंतजार आपका खत्म हुआ और अब मैं आपके सभी लेसन्स की वीडियो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराऊंगा। अभी मेरे लैपटॉप के अंदर थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा सहयोग दीजिएगा और जल्द ही मैं आपको ये जो वॉइस प्रॉब्लम है इसको भी मैं खत्म कर दूंगा। यानी कि जो वॉइस के साथ में नॉइज आती है ना, इसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी जल्दी से खत्म हो जाएगी। तो चलिए, देरी ना करते हुए हम लोग अपनी वीडियो पे फोकस करते हैं। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है अध्याय 4 तीन वर्ग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपका लेसन है तीन वर्ग, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं तीन वर्ग के बारे में। अब ये तीन वर्ग है क्या? तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली चीज, आपको इस लेसन के अंदर कोई भी चीज ज्यादा डिफिकल्ट लगेगी नहीं, बहुत इजी लगेगा। बस देखते चलिए यहाँ पर। तो यूरोप में फ्रांसीसी समाज मुख्यतः जो है तीन भागों में विभाजित था। कितने? तीन भागों में विभाजित था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? तीन वर्ग। अब वो जो तीन वर्ग हैं, वो तीन वर्ग कौन कौन से हैं? तो भैया सबसे पहला वर्ग है हमारा पादरी वर्ग। अब इसके अंदर जो अगर हम बात करें कि इस वर्ग के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, वो देखते हैं हम लोग जरा। इस वर्ग में क्या बताया गया है? तो भैया जो पादरी वर्ग था, इसमें जो है ईसाई समाज का मार्गदर्शन, यानी कि जो ईसाई समाज के लोग थे उनका मार्गदर्शन करना। चर्च के अंदर जो धर्मोपदेश देते हैं, यानी कि धर्म के बारे में जो भी बताते हैं वो सब चीजें। अब इसके अंदर जो है भिक्षु जो निश्चित नियमों का पालन करेंगे। अब ये भिक्षु क्या होता है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। धार्मिक समुदायों में रहना और आम आदमी से दूर मठों में निवास करना, ये पॉइंट हमारे पादरी वर्ग के अंदर हैं। उसके बाद में हमारा दूसरा वर्ग आता है जिसका नाम है अभिजात वर्ग। अब यह अभिजात वर्ग क्या है? इसमें बताया गया अभिजात वर्ग के पास में सैन्य क्षमता होती थी, ये अपनी संपदा पर स्थायी नियंत्रण रखते थे और यहाँ तक कि ये लोग अपना न्यायालय भी लगा सकते थे और अपनी मुद्रा का प्रचलन भी कर सकते थे। ये हमारा दूसरा वर्ग है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे तीसरे वर्ग की। तीसरा वर्ग है हमारा कृषक वर्ग। अब इसी के बाद में एक और वर्ग था, जब मतलब अश्वसेना की आवश्यकता पड़ी तो उस समय जो है एक वर्ग का उदय हुआ जिस वर्ग का नाम था नाइट वर्ग। ठीक है। और अभी एक और इसमें जो चौथा वर्ग जो आएगा वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो अभी ये हमारे लेसन के बारे में छोटी छोटी सी बातें थी। अब हम बात करेंगे किस चीज के बारे में। सबसे पहले इस लेसन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है कि यूरोपीय इतिहास की जानकारी के स्रोत बताइए। कि यूरोप की अगर इतिहास की जानकारी अगर आपको लेनी है तो उसके कौन कौन से स्रोत हैं? तो भैया आप इतिहास में किसी भी प्रकार के प्रश्न को अगर आप देखेंगे और उसमें अगर ये लिखा हुआ होता है कि इसके स्रोत बताइए, तो यहाँ पर आपको सबसे आसान चीज पता है क्या है? हिस्ट्री के अंदर सबसे आसान चीज ये है कि आप कभी भी जब ये सोचेंगे कि यहाँ पर आपको के स्रोत बताने हैं, तो स्रोत भैया कि इतिहास में कोई भी चीज होगी ना, उसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जो है उस जो दस्तावेज होते हैं, अभिलेख होते हैं, ये जरूर मिलते हैं, है ना, इन्हीं से पता चलता है। तो भूस्वामियों के विवरण जो है उनके बारे में जो जानकारी मिली है, मूल्य विधि के मुकदमों के दस्तावेज, जैसे चर्च के अंदर मिलने वाले जन्म, मृत्यु और विवाह के जो आलेख हैं, इनसे पता चला। और अभिलेखों ने व्यापारियों, संस्थाओं और गीत व कहानियों द्वारा त्योहार और सामुदायिक गतिविधियों का बोध कराया है। तो ये सभी चीजें थी जिसकी वजह से यूरोपीय इतिहास की जानकारी मिली है। ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेसन आपका। फिर अब हम यहाँ पे जो लेसन है हमारा वो यहाँ से स्टार्ट होगा कि जो सामंतवाद वर्ड है इसका मतलब क्या है। अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए आपका, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे? 4 नंबर में आ जाए तो आप कैसे बताएंगे? तो सामंतवाद शब्द जर्मन शब्द फ्यूट से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है भूमि का टुकड़ा। सामंतवाद एक तरह के कृषि उत्पादन को दर्शाता है जो सामंतों और कृषकों के संबंध पर आधारित है। और कृषक जो है वो लॉर्ड को श्रम सेवा प्रदान करते थे। लॉर्ड को क्या देते थे? वो श्रम सेवा देते थे और उसके बदले में वह उन्हें सैनिक सुरक्षा प्रदान करते थे। सामंतवाद पर सर्वप्रथम काम करने वाले जो फ्रांसीसी विद्वान हैं उनका नाम क्या है? मार्क ब्लॉक। यानी कि जो सामंतवाद है इस पे जो सबसे पहले जो काम किया, यानी कि सबसे पहला अगर नाम लिया जाएगा कि भैया जो फ्रांसीसी विद्वान थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? मार्क ब्लॉक। कहने का मतलब ये, इसको आप याद कैसे रखोगे? जैसे कि कोई आपको बार बार तंग कर रहा है तो आप क्या सोचते हो कि भैया इसको तो क्या करो, मार्क ब्लॉक, है ना। तो आप इस तरीके से इसे याद कर सकते हो। और इसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर इस पूरे अध्याय में, यहाँ से जो टॉपिक्स आपके यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ कि पादरियों व बिशपों द्वारा ईसाई समाज का मार्गदर्शन। अब सबसे पहले ये प्रथम वर्ग के सदस्य थे जो चर्च में क्या करते थे? धर्म के उपदेश देते थे, है ना, धर्मोपदेश देते थे। अत्यधिक धार्मिक व्यक्ति थे जो कि चर्च के बाहर धार्मिक समुदाय में रहते थे और इनको क्या कहा जाता था? भिक्षु कहा जाता था। ठीक है ना। और ये भिक्षु कहाँ रहते थे? मठों में रहते थे और निश्चित नियमों का पालन करते थे, जैसे शादी नहीं करना, है ना,
आम समाज से जो है वो दूर रहेंगे, इस तरीके से ये लोग निवास करते थे। अब इनके पास में राजा के द्वारा दी गई भूमियां होती थी। राजा क्या करते थे, इन लोगों को भूमियां दे देते थे, जिसमें से वो कर उगाहा कर सकते थे। और अधिकतर गांवों के अंदर उनके अपने चर्च हुआ करते थे। ये अपने अपने वहां पर क्या कर लेते थे, अपने चर्च बना लेते थे, और प्रत्येक रविवार को लोग पादरी के धर्म उपदेश सुनने और सामूहिक प्रार्थना करने के लिए वहां पर जाया करते थे। तो ये वाला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आता है भैया कि जो पादरी वर्ग थे, जितने भी जो पादरी हैं और भिक्षु थे, इनकी विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले बात तो भाई इनके पास द्वारा दी गई जो भूमि होती थी, ठीक है, जिनसे वे क्या कर सकते थे, कर उगा सकते थे। और रविवार के दिन ये लोग गांव में धर्म उपदेश देते थे, सामूहिक प्रार्थना करते थे। फ्रांसीसी समाज के प्रथम वर्ग में ये शामिल थे, इन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था, इनको जो अलग से स्पेशल अधिकार इनके पास मौजूद थे। अब इसमें एक कर होता था, जो एक कर लेते थे धर्म के नाम पर, उस कर का नाम था टाइज। तो टाइज जो है वो एक कर था, जो धार्मिक कर है, ये वसूला करते थे। और जो पुरुष पादरी बनते थे, उनको निश्चित रूप से ये कहा जा सकता था कि भैया वो शादी नहीं कर सकते हैं। अब धर्म के क्षेत्र में जो बिशप अभिजात माने जाते थे, उनके पास भी लॉर्ड की तरह विस्तृत जागीर थी। जागीर यानी कि उनके पास में भी बहुत सारी भूमि और बहुत सारा पैसा हुआ करता था। अब जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हमें समझना बहुत जरूरी है कि भिक्षु और मठ क्या है। तो चर्च के अलावा कुछ विशेष श्रद्धालु ईसाइयों की एक दूसरी तरह की संस्था थी, जो मठों में रहती थी, एकांत जीवन व्यतीत करते थे। और ये मठ मनुष्य की आम आबादी से बहुत दूर हुआ करते थे, जिन्हें हम भिक्षु कहते हैं, है ना, जो आम जनता से दूर रहा करते थे। अब एक क्वेश्चन आपका ये भी आता है कि जो सबसे अधिक प्रसिद्ध मठ थे, उनके नाम बताइए। तो भैया 529 में इटली के अंदर एक स्थापित हुआ था मठ, जिसका नाम था सेंट बेनिडिक्ट। और 1910 के अंदर जो हुआ था, बरगंडी के अंदर इसकी स्थापना जो की गई थी, और इसका नाम था क्लूनी मठ। ठीक है, तो ये दो मठ हैं, इनके नाम याद रख लेना आप। अब बात आती है भैया जो भिक्षु लोग थे, अगर क्वेश्चन आ जाए आपका 4 नंबर में कि भिक्षु लोगों की जो विशेषताएं बताइए, तो सिंपल सी बात आप बता दोगे, ये मठों में रहते थे, निश्चित नियमों का पालन करते थे, आम आबादी से दूर रहते थे, और भिक्षु अपना सारा जीवन जो है आबे में रहने और समय प्रार्थना करना और अध्ययन और कृषि जैसे शारीरिक श्रम के अंदर अपना लगाने का व्रत लेते थे, यानी कि इनको ये सारे काम करने होते थे। पादरी कार्य के विपरीत भिक्षु की जिंदगी पुरुष और स्त्रियां दोनों ही अपना सकते थे। ऐसे पुरुषों को क्या बोलते थे कि मॉन्क बोला जाता था, मॉन्क, और स्त्रियां जो थी उनको नन कहा जाता था। पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग आबे रहते थे, यानी कि रहने के लिए जो निवास था। पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणियां भी विवाह नहीं कर सकते थे, जैसे पादरी को भी अनुमति नहीं थी, ऐसे भिक्षु भिक्षुणियों को भी अनुमति नहीं थी। और इनको एक जगह से दूसरी जगह पर घूम घूम कर लोगों का उपदेश, यानी कि लोगों को उपदेश यानी कि धर्म के बारे में बताना होता था, और ये जो उनको दान मिलता था उससे ही अपनी जीविका को चलाते थे। उसके बाद में हमारा इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है कि फ्रांसीसी समाज में मठों का क्या योगदान था। तो भैया मठों की संख्या सैकड़ों में बढ़ने से क्या हुआ, एक समुदाय बन गया, और जिससे कि बड़ी बड़ी इमारतें, भू जागीरों के साथ साथ स्कूल, कॉलेज और अस्पताल भी बनाए गए। इन समुदायों ने कला के विकास में भी योगदान किया, ये इनकी महत्वपूर्ण योगदान बताए गए हैं। आगे बताया गया इसमें कि आबेस हिल्डेगार्ड नाम का एक प्रतिभाशाली संगीतज्ञ था, जिसने क्या करा, चर्च की प्रार्थनाओं में सामुदायिक गायन की प्रथा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप चर्च में जाएंगे तो वहां पर क्या होता है कि पर्टिकुलर उनकी प्रेयर वगैरह कुछ होती है, गाने वगैरह होते हैं, वो गाए जाते हैं। अब उसके बाद में भिक्षुओं के कुछ समूह, जिन्हें फ्रायर कहा जाता था। फ्रायर क्या मतलब, जो इनकी जो मठों में रहने का निर्णय तो लिया था, परंतु उन्होंने क्या करा, इनको अलग से कर दिया गया, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, नियमों को नहीं मानते थे। अब जो नियमों को नहीं मानते थे, तो वो भिक्षु जो है वो क्या हो जाते थे, उनको कहा जाता था फ्रायर। अब बात आती है भैया अभिजात वर्ग की। ठीक है, उसके बाद में हमारा यहाँ पर जो है थोड़ा सा टॉपिक और रह रहा है, उसके बाद में ये लेसन हमारा खत्म हो जाएगा। तो भैया यूरोप के सामाजिक प्रक्रिया में अभिजात वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन भूमि पर उनके नियंत्रण के कारण था, और ये जो है वेस्लेज नामक एक प्रथा के विकास के कारण हुआ था। तो वेस्लेज नाम की एक प्रथा थी, उसके कारण ये सब चीजें हुआ। बड़े भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन रहते थे। जितने भी बड़े बड़े भूस्वामी थे और जितने भी जो अभिजात वर्ग के थे लोग, वो क्या करते थे, वो राजा के अधीन रहते थे। और जो कृषक थे, जो किसान थे, ये क्या रहते थे, ये भूस्वामियों के अधीन रहा करते थे, उनके अंतर्गत रहते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था, और वे आपस में वचनबद्ध होते थे, यानी कि वो उनके लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे, और बल्कि वो उनके लिए सैन्य सुरक्षा उनको देंगे। अब एक वर्ड आता भैया सैन्य और या फिर लॉर्ड, इन दोनों का मतलब क्या है। तो लॉर्ड एक शब्द से निकला हुआ, जिसका अर्थ है रोटी देने वाला, है ना। लॉर्ड दास की रक्षा करता था, और बदले में वह उसके प्रति निष्ठावान रहता था, और इन संबंधों में व्यापक रीति रिवाज और शपथ लेकर इसको किया जाता था। अब बात आती है कि इस अध्याय के अंदर जो अभिजात वर्ग की बात की गई है, उनकी क्या विशेषता थी।
तो अभिजात वर्ग की एक अपनी हैसियत होती थी, अपनी संपदा स्थायी तौर पर रख सकते थे जो हमने सबसे ऊपर पढ़ा था, अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, अपना न्यायालय बना सकते थे, मुद्रा चला सकते थे, है ना, और अपनी भूमि पर बसे सभी व्यक्तियों के भी मालिक हुआ करते थे। तो ये पॉइंट्स आपके अगर 4 नंबर में आ जाए तो आप ये लिख दीजिएगा। कृषक वर्ग में मैंने आपको बताया था कि कृषक वर्ग जो है वो 2 भागों में बटा हुआ था। तो स्वतंत्र और बंधक, ये 2 वर्ग हैं। ये वर्ग एक विशाल समूह था जो कि पहले 2 वर्गों पादरी और अभिजात वर्ग का भरण पोषण करता था। अब काश्तकार कहो, किसान कहो, ठीक है, इंग्लिश में तो अलग अलग शेयर कॉपर्स, पीसेंट, फार्मर, अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो स्वतंत्र किसान होते थे और दूसरे होते थे कृषिदास। अब स्वतंत्र किसान जो होते थे वो उनकी भूमिका क्या है? तो भैया ये स्वतंत्र किसान जो है अपनी भूमि को दौड़ के काश्तकार के रूप में देखते थे, यानी कि वही के दूसरे लोग इस पे आके काम करेंगे। पुरुषों का सैनिक सेवा में योगदान बहुत ज्यादा जरूरी होता था। वर्ष में कम से कम 40 दिन यहाँ पर उन्हें काम करना पड़ेगा। कृषकों के परिवार को लॉर्ड की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह में 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे, और इस श्रम से होने वाला जो उत्पादन होता था उसे श्रम अधिशेष कहते थे, सीधे लॉर्ड के पास जाता था। आगे देखते हैं कि इसके अतिरिक्त अन्य श्रम जैसे कि गड्ढे खोदना, जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठी करना, बहुत सारे काम कराए जाते थे, बाड़ बनाना, सड़कें इमारतों की मरम्मत करना, और इनके लिए जो है मजदूरों को कोई भी मजदूरी नहीं मिलती थी। खेतों में मदद करने के अतिरिक्त स्त्रियां हों, बच्चे हों, इन सभी को कार्य करने पड़ते थे, और वे सूत काटने का काम, कपड़े बुनने का काम, मोमबत्ती बनाने का काम, ये लॉर्ड के उपयोग हेतु अंगूरों से रस निकालकर जो है मदिरा भी तैयार करते थे, और जिसके बदले इनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। अब जो मैंने आपको बताया था टैली नाम का यहाँ पर जो है एक कर होता था, राजा द्वारा कृषकों पर लगाए जाने वाले प्रत्यक्ष कर को क्या बोला जाता था? टैली कहा जाता था। ठीक है। श्रम अधिशेष क्या है? जो वहां पर उनके यहाँ पे काम करते थे, और जो 3 या उससे अधिक दिन के लिए जो काम किया जाता था, और उससे उत्पादन जो भी उससे होने वाला उत्पादन होता था उसे श्रम अधिशेष का नाम दिया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। फिर आता है कृषिदास क्या है? वे कृषक जो लॉर्ड के स्वामित्व में ही कार्य करते थे वे कृषिदास कहलाते थे। और अब इसमें बदलाव की बात करें तो क्या क्या बदलाव आए 11वीं शताब्दी तक यूरोप के अंदर? लकड़ी के हल्के स्थान पर लोहे के भारी नोक वाले फल का प्रयोग होने लगा। पशुओं के गले के स्थान पर जुआ अब कंधे पर था, कंधे पर हुए, है ना। पशु के गले के स्थान पर जो जुआ जो बांधा जाता था वो कंधे पर हो गया। घोड़े के खुरों पर अब लोहे की नाल का प्रयोग होने लगा। कृषि के लिए वायु जल शक्ति का प्रयोग करने लगे, है ना। और बहुत सारी जो है चक्कियों में भी वायु और जल शक्तियों का प्रयोग होने लगा। 2 खेतों की व्यवस्था के स्थान पर 3 खेतों वाली व्यवस्था का प्रयोग करने लगे। भोजन की उपलब्धता दुगनी हो गई, कृषकों को बेहतर अवसर मिलने लगे, और जोतों का आकार भी छोटा हो गया। इससे अधिक कुशलता के साथ कृषि कार्य होना और कम श्रम की आवश्यकता, कृषकों को अन्य गतिविधियों के लिए भी समय मिलने लगा। अब 14वीं शताब्दी का संकट, ये क्वेश्चन आपका एक महत्वपूर्ण है, इसमें आता है। तो 14वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप को आर्थिक विस्तार धीमा करने के पड़ने के जो कारण थे वो क्या थे? 13वीं सदी के अंत तक यूरोपीय उत्तरी यूरोप में तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार के मौसम छोटे थे, तूफान और सागरीय बाढ़ों से फार्म प्रतिष्ठान नष्ट हो गए, और सरकार को करों से आमदनी में कमी होने लगी। पहले की गहन जुताई के 3 क्षेत्रीय फसल चक्र में भूमि कमजोर हो गई, क्योंकि पहले 2 उसमें होता था, अब जो है तीसरी 3 क्षेत्रीय में फसल उगाने का जो निर्णय लिया गया था इस वजह से, है ना। चारागाहों की कमी से जो है पशुओं की संख्या में कमी हो गई। जनसंख्या वृद्धि के कारण उपलब्ध संसाधन कम पड़ गए। जब जनसंख्या ज्यादा हो गई तो जितने संसाधन थे वो क्या पड़ने लगे? कम पड़ने लगे। और उसके बाद में भयंकर अकाल पड़ गया था, पशुओं की मौत होने लगी, और उसके बाद में जो है धातु मुद्रा में भी कमी आ गई। ऐसी बहुत सारी चीजें, और यहाँ पे चूहों के साथ में जो एक बीमारी फैली थी प्लेग वाली, है ना, वो फैल गई, जिससे कि लाखों लोग इससे जो है पीड़ित हो गए। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से जो बोला जाता है ये संकट का काल था। राजनीतिक परिवर्तन की बात करें तो निष्कर्ष में ये बोल सकते हैं कि बुनियादी तौर पर राजनीतिक सिद्धांत का संबंध दार्शनिक और अनुभविक दोनों दृष्टियों से राज्य की संगठना से है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमें ये पता चला कि राज्य और राजनीतिक संस्थाओं के बारे में स्पष्टीकरण देने, उनका वर्णन करने और उनके संबंधों में श्रेष्ठ का सुझाव देने की कोशिश की जाती थी। निसंदेह नैतिक दार्शनिक प्रयोजन का अध्ययन तो उसमें अंतर्निहित रहता ही था, और चिंतक वाइंस्टाइन ने गागर में सागर भरते हुए कहा था कि राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः एक ऐसी संक्रिया है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर का विकास किया जाता है, और मानव प्राणियों के सार्वजनिक जीवन के संबंध में काल्पनिक परिप्रेक्ष्य की रचना की जाती है। परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या है? यहाँ पे परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है उपागम, ठीक है, उपागम या फिर दृष्टिकोण, ठीक है, सबका मतलब सेम ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो लेसन आपका बहुत ज्यादा डीप नहीं था, बहुत ही ईजी था, आपको समझ में आ भी गया होगा।
और अगर आपको फिर भी इसमें से कोई चीज़ें छूट रही हों, आपको जो समझ में नहीं आई हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।